हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्यवीर सिंह पाल एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला। तो साथियों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में बात करी है, भाग 1 से चले थे हम उसमें, और आर्टिकल 18 तक हमने बात कर ली थी। यानी कि भाग 1 में क्या था, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात हुई थी उसमें भाग 1 में। उसके बाद भाग 1 में कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद भाग 2 में हम आ गए थे। भाग 2 में अनुच्छेद हमारे चले थे 5 से लेकर 11 तक, और उसमें क्या था, नागरिकता के बारे में बात हुई थी। तो तीसरा टॉपिक चल रहा था हमारा पिछली क्लास में मूल अधिकार का, यानी कि भाग 3 मूल अधिकार, और इसमें दे रखा था आर्टिकल थे हमारे 12 से लेकर 35 तक। तो हमने बात कर ली थी उसमें आर्टिकल हम 18 तक हम बात कर चुके थे, जिसमें कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17 में हम रिटर्न हो रहे हैं कि अस्पृश्यता का अंत। तो अब हम उससे आगे बात करेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। तो साथियों, जैसे हमने पीछे बात कर चुके हैं, अब हमारे पास अनुच्छेद 19 है। आर्टिकल 19 के बारे में हम बात करने वाले हैं। 19 में क्या है कि हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें पहले है नंबर 1 19 के 1 में। 19 का 1 बोल सकते हैं या क्या भी बोल सकते हैं आप इस तरह से। तो इसमें है कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का 1 कहता है कि आपको बोलने की फुल आज़ादी है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, भारतीय संविधान का पालन करते हुए आप बोल सकते हैं। 19 का 2 क्या बोल सकते हैं इसको, या आप भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, शांतिपूर्वक आप शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप जो है शांतिपूर्वक तो है, निरायुध क्या है, बिना हथियारों के। आप बिना हथियारों के सम्मेलन, कोई संगोष्ठी कर सकते हैं। 19 का 2 आर्टिकल 19 का 2 ये कहता है कि आप बिना हथियारों के शांतिपूर्वक कोई भी सम्मेलन, कोई भी सभा, कोई भी आयोजन कर सकते हैं आप। 19 का 3 क्या कहता है, देखिए 19 के 3 में है कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई संगम बनाए, कोई संघ बनाए, कोई संस्था बनाए, आपको फुल आज़ादी है। आप कोई भी 19 के 3 के तहत संगम या संघ बना सकते हैं। 19 का 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 का 4 आर्टिकल 19 का 4 क्या है कि अबाध विचरण की स्वतंत्रता। अबाध विचरण की स्वतंत्रता क्या है कि आप बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। 19 के 5 में है निवास की स्वतंत्रता। अब आप पहले तो जम्मू कश्मीर था कि आप वहाँ पर नहीं रह सकते थे, आर्टिकल 370 हट गया और 35 से भी समाप्त हो गया है। तो पहले नहीं था कि आप जम्मू कश्मीर रहते, लेकिन अब पूरे भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपना आवास बना सकते हैं, कहीं पर भी आपको इस प्रकार इसमें स्वतंत्रता है। 19 के 5 में। 19 के 6 में क्या है, कोई भी वृत्ति या कारोबार, कोई भी व्यक्ति कोई भी कारोबार कर सकता है, कोई भी काम धंधा कर सकता है, उसको फुल आज़ादी है 19 के 6 में। तो इस प्रकार से आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के तहत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 19 का क्या आप बात करेंगे, 19 का क्या में, 19 के क्या में क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 के क्या में ही है, बोलने की आज़ादी। यानी कि अब इसमें देखें, बोलने की आज़ादी 19 के क्या में है। इसमें और क्या प्रावधान है, आप राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। ध्वज संहिता 2000 ये है, फहराने का अधिकार जो मिला था 2004 में मिला था। ध्वज संहिता है 2002 की। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने का अधिकार है 2004 में आपको मिला था। विज्ञापन का अधिकार
19 के कै के आधार पर ही आपको विज्ञापन का अधिकार है, प्रचार प्रसार का अधिकार है, सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 के अनुसार आप कोई भी सूचना भारत सरकार से, किसी संस्था से मांग सकते हैं। जानने का अधिकार, आपको 19 के कै के आधार पर ही जानने का अधिकार है। चुप रहने का अधिकार है, आप बोल भी नहीं सकते, चुप रहने का भी अधिकार है। आपको विदेश जाने का अधिकार है, 19 के कै के आधार पर ही आप विदेश जा सकते हैं। और ये जो जितने अधिकार हैं ये सब भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो 19 के अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बात करते हैं आर्टिकल 20 की। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया, आइए देखें। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपको किसी भी आधार पर दोषी बनाया गया है तो उसके संबंध में अनुच्छेद 20 आपको संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 क्या है? आर्टिकल 21 की बात करते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कहा गया कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। 21 का क्या है? आर्टिकल 21 का क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 के क्या के आधार पर ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है और इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 कै में दिया गया है और उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन 2002। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है वो हमारा बना है 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना है और इसको लागू किया गया है 1 साल बाद, यानी कि 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में तो बन गया था अधिनियम, लेकिन इसको लागू 1 साल बाद किया गया था 2010 में। बात करें अनुच्छेद 22 की, आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके संबंध में भी आपको संरक्षण है। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही। जो मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब होता है क्रय विक्रय। जो मानव का आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते, उसको बेच और खरीद नहीं सकते मानव को। बेगार, बेगार क्या होता है कि बिना पारिश्रमिक के आपने काम करा लिया, आप पैसे नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। और बलात्श्रम यानी कि बलपूर्वक भी आप किसी व्यक्ति से काम नहीं करा सकते। इसके लिए आपको संविधान में संरक्षण देता है आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23 के आधार पर ही आपको इतना संरक्षण है कि कोई भी व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। आपसे अगर किसी व्यक्ति ने काम करा लिया है और वो पैसे नहीं दे रहा है, वो ऐसा भी नहीं हो सकता। और दुर्व्यापार यानी कि मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, उसको खरीदा बेचा नहीं जाएगा। इसके लिए पूरा प्रतिषेध है, पूर्ण प्रतिषेध है, यानी कि मनाही है अनुच्छेद 23 के आधार पर। या इसी के आधार पर जो है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 बना था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, यानी कि आपने देखा होगा पहले के मजदूरों को बंधुआ रखते थे लोग, तो ऐसा नहीं है अब। अगर कहीं है तो उसकी शिकायत की जा सकती है, उसके लिए मनाही है। आर्टिकल 14 आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि जोखिम भरे कामों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी कारखानों में या खानों में
जोखिम भरे स्थानों पर आप बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उनको ऐसे जोखिम भरे कामों में आप नहीं लगा सकते। आप चाहें कि छोटे बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की उनकी आयु है तो आप उनको जोखिम भरे कामों पर नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, कारखानों या खानों या जोखिम भरे कामों में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए तो प्रावधान भी है अनुच्छेद 21 के, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो उसी के आधार पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप जोखिम भरे कामों पर नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने वाले यानी कि बिना रुकावट के मानने वाले का आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार करते हैं, किसी भी धर्म को आप उसका पालन करते हैं, आपको उसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार करें, किसी भी धर्म का प्रसार करें, किसी भी धर्म को आप पूजा पाठ करें, उसके लिए आपको संरक्षण है अनुच्छेद 25 के तहत। आपने देखो इसी के आधार पर अनुच्छेद 25 के आधार पर ही जो सिख लोग हैं, सिख समुदाय के व्यक्ति हैं, उनको संरक्षण है कि वो कृपाण रख सकते हैं। आप कहेंगे वो तो एक हथियार है, लेकिन नहीं, अनुच्छेद 25 उनके संरक्षण के लिए कृपाण रखने की स्वतंत्रता देता है। इसी के आधार पर सिख लोग अपने साथ कृपाण रखते हैं अनुच्छेद 25 के तहत ही। अनुच्छेद 26 में क्या है, आर्टिकल 26 हमारा कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म का कोई भी आयोजन कर सकते हैं, उसका कोई भी समारोह कर सकते हैं, उसका जो प्रबंध की स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 26 के तहत आपको दी गई है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति, किसी भी धर्म से जुड़ने के लिए उसके लिए आपको कर से मुक्त रखा गया है, यानी कि उसके लिए आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि इसके आधार पर ही अनुच्छेद 28 के कुछ शिक्षण संस्थाएं हैं जिसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है और धर्म की उपासना की जा सकती है अनुच्छेद 28 के तहत। आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, समुदाय हैं, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा किस अनुच्छेद 29 के तहत। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण होगा, उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29। बात करते हैं आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार है। मान लो जो आर्टिकल 29 में कहा गया है कि उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, और 30 में है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, करने में प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनको चलाने का पूरा अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है अनुच्छेद 30 के तहत। आर्टिकल बात करते हैं 32 की। अनुच्छेद 32 पेपर में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है और इसमें मूल अधिकारों का रक्षक, जो आपके मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 32 के तहत ही हैं। आपके मूल अधिकारों का जो संरक्षण किया जाएगा हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के तहत किया जाएगा। आपके मूल अधिकारों का संरक्षण हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट करेगा और इसमें संविधान की आत्मा जो कहा गया अनुच्छेद 32 को, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया है और आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल 226 के तहत आप रिट जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो आपके मूल अधिकारों का रक्षक हैं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट, उनके तहत ही अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत ही हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। आपको 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, जिसमें नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरी रिट है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध और चौथे नंबर पर है उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार प्रेक्षा। आपको 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में। नोट, रिट्स के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था अपील कर सकती है, यानी कि किसी को संविधान में या हाई कोर्ट में रिट जारी करनी है तो उसके लिए नहीं कि जो व्यक्ति उससे पीड़ित है तो वो ही रिट जारी करेगा। उसके लिए कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वकील हो, परिवार का हो या अलग का हो, रिश्तेदार हो, कोई भी संस्था उस व्यक्ति के न्याय के लिए रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए कितना बड़ा अधिकार है ये। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि सशस्त्र बलों यानी कि जो हमारी सेना है और जो खुफिया एजेंसियां हैं आदि के अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है संसद। उनके अधिकारों को कम कर सकती है संसद। जो किसके तहत? अनुच्छेद 33 के तहत संसद सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के अधिकारों को कम कर सकती है, उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि आर्टिकल 34 संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य शासन लागू है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य शासन लागू है वहाँ पर मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। संसद आपके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है जहाँ पर सेना का शासन है। जिस क्षेत्र में सेना का शासन चल रहा है या सेना का शासन लागू है वहाँ पर आपके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है अनुच्छेद 34 के तहत। और कटौती कौन कर सकता है? संसद। संसद आपके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। उसी के तहत आता है अफस्पा। अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में बना था ये, और इसके तहत ही आपकी अफस्पा लागू हो जाता है। आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 के बारे में बात करते हैं कि मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। देखिए मूल अधिकारों के संबंध में जो कानून बनाएगी आपके लिए वो संसद बनाएगी और उसको अधिकार है अनुच्छेद 35 के तहत। अनुच्छेद 35 के तहत ही संसद मूल अधिकारों के बारे में कानून बना सकती है और उसको ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 35 के तहत। नोट क्या है कि केवल भारतीयों को
प्राप्त होने वाले मूल अधिकार, जो केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त होने वाले मूल अधिकार हैं, उसके कुछ आर्टिकल दिए रखे हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, यानी कि नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं है। गैर नागरिक क्या हो गए, भारत से बाहर के रहने वाले या विदेशी हैं, वो हो गए गैर नागरिक, और नागरिक हो गए जो अपने देश के हैं, भारत के हैं। तो जो भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त है उनमें है नंबर 1 अनुच्छेद 15, केवल भारतीयों के लिए है ये। आर्टिकल 16 ये भी भारतीयों के लिए है केवल। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 19 में ही है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30 ये तो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो ये जो अधिकार हैं केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो साथियों हमने बात कर ली है, अब तक हम भाग हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं और आर्टिकल 35 तक हम बात कर चुके हैं। इसमें एक आता था 35A, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था और 2019 में वो भी समाप्त हो गया, तो उसके बारे में डिटेल नहीं बताई गई है, अब वो पेपर में नहीं पूछा जाता। तो हमने बात कर ली है कि भाग 1 से लेकर भाग 3 तक हम आ चुके हैं। और भाग 1 में हमने बात करी थी संघ उसका राज्य क्षेत्र, वो चला था हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद आया था हमारा भाग 2। भाग 2 में हमने बात करी थी नागरिकता के बारे में 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक बात, उसके बारे में हमने बात करी है अब भाग 3 की, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो इस तरह से हमने अपने 3 भाग पूरे कर लिए हैं और इसी तरह से हम आगे भी क्लासेस जारी रहेंगे। पूर्ण संविधान आपको कराया जाएगा इसमें, और डिटेल दी जाएगी किस अनुच्छेद में क्या है, किस भाग में क्या है। आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से ही ये क्लासेस चलेंगी और 2020 की सीरीज़ हमारी जारी रहेगी। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और SK स्टडी वाला चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।